हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पॉइंट है लयमार्कवाद या फिर उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का सिद्धांत। सन 1809 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लयमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसोफिक जियोलॉजिक में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार वातावरण, आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की संरचना में परिवर्तन हो सकता है। तो याद रखेंगे कि इसके अनुसार क्या बताया गया। तो इसके अनुसार बताया गया कि वातावरण की आवश्यकता एवं उपयोग के आधार पर प्राणियों की स्ट्रक्चर में परिवर्तन हो सकते हैं तथा धीरे धीरे ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं तथा नई जाति का विकास होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं। प्रमाण के रूप में आपको बताया गया है कि जिराफ की गर्दन का लंबा और लंबे अग्रपाद होना क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ऊंचे पेड़ों की पत्तियों पर ये निर्भर रहते थे, जिसके कारण से इनका गर्दन लंबा और आगे का पैर लंबा हो गया। आगे है दूसरा पॉइंट में बताया गया सर्प की टांगों का लुप्त होना। इसका भी यही कारण बताया गया कि बिल में रहने से टांगों का उपयोग कम होने लगा, जिसके कारण धीरे धीरे इनकी टांगे लुप्त हो गई। फिर आगे है जलीय पक्षियों की अंगुलियों के बीच पादजा का विकास हुआ। वहीं चौथा में है मांसाहारियों के तीखे नाखून या फिर नखर युक्त पंजों का विकास इसी कारण से हुआ था। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे है जन्म द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। वीजमैन ने अपने प्रयोग के आधार पर दिया है, ठीक है, जिसका निष्कर्ष में बताया गया कि जन्म द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है। दूसरा में बताया गया यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। और तीसरा में बताया गया विभिन्नताएं जन्म द्रव्य द्वारा ही वंशागत होती है, अर्थात अगली पीढ़ी में होती है। सिद्धांत का खंडन भी कुछ लोगों ने किया है, कुछ वैज्ञानिकों ने किया है। जैसे वीजमैन नामक वैज्ञानिक ने किया, जिन्होंने कहा कि चूहों की 20 से 22 पीढ़ियों की पूंछ काट देने पर भी पूंछ समाप्त नहीं हुई। वहीं इसमें दूसरा है भारत में सदियों से कान व नाक छेदे जाते हैं, परंतु यह लक्षण वंशानुगत अभी तक नहीं हुआ है। निष्कर्ष के तौर पर सभी उपार्जित लक्षण या फिर वातावरणीय विभिन्नताएं वंशानुगत नहीं होती, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती है। अब है दूसरा प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, जिसे हम लोग डार्विनवाद के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ब्रिटिश प्राकृतिक वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किस सिद्धांत का? तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत या फिर डार्विनवाद का सिद्धांत। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन द्वारा ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, याद रखेंगे, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज अर्थात जाति का उत्पत्ति नामक पुस्तक में इस सिद्धांत को हमें बताया है। वही है डार्विन के प्रमुख विचार निम्न है। पहला विचार बताया जीव जंतुओं में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता होती है। दूसरा विचार बताया गया कि जीवन संघर्ष अंततः जातीय, अंतरजातीय तथा वातावरणीय होती है। तीसरा है विभिन्नताएं होती है। चौथा योग्यतम का वर्ण और पांचवा अनुकूल लक्षणों की वंशानुगति और छठा है नई जाति की उत्पत्ति। इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि विभिन्नता तथा अनुकूल लक्षणों के वंशानुगत हो जाने से
प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से विकसित सुगठित एवं भिन्न होती है तथा धीरे धीरे नई जाति का इससे विकास होने लगता है। प्रकृति के अनुकूल परिस्थितियों में ही जीवन संघर्ष में जीवित रहते हैं। अब आगे है उत्परिवर्तनवाद। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह सिद्धांत हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इसके अनुसार कुछ पादपों तथा जंतुओं में क्रमिक विकास नहीं होता, वरन उनमें अकस्मात ही परिवर्तन हो जाते हैं। जिनकी संरचना में आए ये परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं एवं अचानक नई जाति का उद्भव होता है। अब आगे है जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण। तो जिसका पहला पॉइंट है जैव विकास धीमी गति से होने वाला क्रमिक परिवर्तन है। दूसरा पॉइंट में बताया गया जैव विकास के सिद्धांत एवं इसके प्रमाणों की उपलब्धता के कारण सभी वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि जीवों का विकास कालांतर में हुआ है तथा यह सतत प्रक्रिया है जो आज भी क्रमिक रूप से चालू है। ये प्रमाण निम्नलिखित हैं जो प्रमाणित करते हैं कि जीवों का विकास क्रमबद्ध रूप से हुआ है। जिसका पहला है वर्गीकरण से जैव विकास के प्रमाण। समान रचना एवं आकार वाले जीवों को एक वर्ग में रखा गया है, जैसे मछलियां स्पीशीज वर्ग में रखी गई, मेढक एम्फीबियन वर्ग में रखे गए अर्थात जल व थल दोनों पर रहने वाले ये जीव हैं। वहीं तीसरा रेंगने वाले जीव को रेप्टाइल्स वर्ग में रखा गया, वहीं उड़ने वाले पक्षियों को एबीज वर्ग में रखा गया और स्तनधारियों को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। आगे है परंतु इन सभी जीवों में मेरुदंड पाई जाती है। इन सभी जीवों को पृष्ठवंशी अर्थात कॉर्डेटा कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि इन जीवों की उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है। अब आगे दूसरा तुलनात्मक शरीर रचना का प्रमाण, जैसे व्हेल मछली, चमगादड़, कुत्ता व मनुष्य स्तनधारी। पहला है समजात अंग, वे अंग जिनकी आंतरिक संरचना समान परंतु बाह्य संरचना एवं कार्य अलग अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे व्हेल के अग्रपाद तैरने में, चमगादड़ व पक्षी के अग्रपाद उड़ने में, कुत्ते के अग्रपाद अर्थात आगे का पैर चलने में, मनुष्य के आगे का पैर वस्तु को पकड़ने में उपयोग किया जाने लगा। आगे है दूसरा समवृत्ति अंग, वे अंग जिसकी उत्पत्ति एवं आंतरिक संरचना अलग अलग हो परंतु बाह्य संरचना व कार्य समान हो, जैसे कीट के पंख शरीर की भित्ति का, पक्षी के पंख अग्रपाद का रूपांतरण है एवं चमगादड़ के पंख अग्रपाद की हड्डियों की झिल्ली से बनते हैं। तीसरा है अवशेषी अंग, जो अंग किसी जीव के पूर्वजों में विकसित थे एवं कार्यशील हैं, परंतु जैव विकास की प्रक्रिया के दौरान इनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती गई तथा अब ये मात्र अवशेष के रूप में ही पाए जाते हैं। जैसे मानव शरीर में अवशेषी अंग एपिडिनेक्स, कर्णपेशियां, आंखों में निमेषक पटल, शरीर पर बाल, सीने पर नुकीले रत्नक दांत, पुच्छ कशेरुका अर्थात रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला एवं अंतिम हिस्सा, नवजात शिशु में कभी कभी बंदर एवं पशुओं की तरह पूंछ पाई जाती है, जिससे प्रमाण मिलता है कि ये हमारे पूर्वज थे। आगे है तीसरा पॉइंट तुलनात्मक भ्रूणिकी से प्रमाण।
सभी पृष्ठवंशीय जैसे मछली, मेढक, सरीसृप, पक्षी एवं मैमल्स तक में अल्प आयु भ्रूण अर्थात प्रारंभिक अवस्था में भ्रूण लगभग एक समान होते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि इसके पूर्वज एक समान रहे होंगे। इसके लिए हेकल का पुनरावर्तन सिद्धांत प्रसिद्ध है, जिसकी प्रत्येक जीव अपने परिवर्तन काल में अपने पूर्वजों के इतिहास का दोहन करता है। इसमें बताया गया है। चौथा है योजक कार्यों से जैव विकास का प्रमाण। कुछ ऐसे जीव जिसमें दो अलग अलग वर्गों एवं जातियों के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे जीवों को योजक करी कहते हैं। ये जीव दो वर्गों के विकास क्रम को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अब आगे है कुछ योजक कड़ियों के उदाहरण, जिसका पहला पॉइंट है सजीव व निर्जीव। वायरस, एटीपी निर्जीव का लक्षण का निर्माण नहीं, वृद्धि नहीं तथा मल्टीप्लिकेशन अर्थात सजीव का लक्षण बहुगुण करता है। वहीं दूसरा है पादप व जंतु। युगलीना, ग्लाइकोजन के रूप में भोजन का संग्रह जंतु का लक्षण एवं हरित लवक का पाया जाना पादप जगत का यह लक्षण है। वहीं एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के बीच की योजक कड़ी पेरीपेट्स है। इसमें दोनों संघों के गुण पाए जाते हैं, अर्थात एनेलिडा के भी और आर्थ्रोपोडा के भी। आगे है डकबिल प्लेटिपस या फिर एकिडना, जो कि पक्षी तथा स्तनधारी के बीच संयोजक करी है। अंडे देना तथा शरीर पर बाल या फिर दुग्ध ग्रंथियां होना। अब आगे है फुफ्फुस मछली, पिसीज व फिर एम्फीबिया के बीच योजक करी है। वहीं आगे है आर्कियोटेप्रिक्स, सरीसृप एवं पक्षियों के बीच यह योजन करी है। इसमें सरीसृपों की तरह चोंच में दांत पाए जाते हैं तथा पक्षियों की तरह चोंच एवं पंख पाए जाते हैं। ये वर्तमान में नहीं पाए जाते। इसमें इसके जीवाश्म मृत खोजे गए हैं। वहीं नेक्स्ट पॉइंट है वायरस, युगलीना, पेरीपेटस, डकबिल, प्लेटिपस, फुफ्फुस मछली, ये सभी जीवित जीवाश्म के भी कहलाते हैं। आगे है जीवाश्मीय प्रमाण। डार्विन ने जीवाश्मों को जैव विकास का ठोस प्रमाण माना। घोड़ों के विकास क्रम, इसका आकार, आकृति, पंजों के प्रकार में निरंतर परिवर्तन से आज का घोड़ा बना है। वहीं छठा है प्राणी भौगोलिक वितरण का प्रमाण। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला कंगारू, ध्रुवीय भालू एवं न्यूजीलैंड में के पेंगुइन आदि महाद्वीपों के पृथक होने से विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। आगे है जैव रासायनिक प्रमाण। प्रत्येक जीव का जीव द्रव्य मुख्यतः प्रोटीन, जल, वसा, कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। सभी जीवों में समान कार्य के लिए एक जैसा एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे अमीबा में व मानव में लाइपेज वसा का ही पाचन करता है। हार्मोन सभी पृष्ठवंशियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोन समान होते हैं। 8वां में बताया गया है कायिकी से जैव विकास के प्रमाण। सूक्ष्म जीव अमीबा से लेकर मानव तक में पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिकी से प्रमाण। समान जीवों में गुणसूत्रों की संख्या लगभग समान होती है, जैसे मानव में 46 व चिंपैंजी में 48 गुणसूत्र होते हैं। आगे है सजीवों के लक्षण। सभी सजीवों में विशिष्ट जैविक क्रियाएं पाई जाती हैं, जिस आधार पर निर्जीवों को सजीवों से अलग कर सकते हैं। आगे है आकृति एवं माप। प्रत्येक जीव की एक विशिष्ट आकृति एवं माप होती है। गति सभी जीवों में पाई जाती है। पेड़ पौधों में
जैसे छुई मुई के पादप को स्पर्श अर्थात छूने पर पाई जाने वाली गति। आगे है प्रचलन। जंतु जगत में विशेष तौर पर पाई जाती है। प्रचलन के लिए विशेष अंग पाए जाते हैं। कूटपाद अमीबा में, पक्षमाभिका पैरामीशियम में, कशाभ पद मानव व अन्य मैमल्स में। आगे है कोशिकीय संरचना। प्रत्येक जीव का निर्माण एक या फिर अनेक छोटी छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयों के द्वारा होता है। आगे है उपापचय। प्रत्येक जीव की कोशिका में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचय कहते हैं। यह उपापचय एवं अपचय से मिलकर बनती है। आगे है उपचय किसे कहते हैं? तो जीव द्रव्य का निर्माण होता है जिससे शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है। इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है। वहीं अपचय क्या है? विघटनकारी क्रियाओं से जैव पदार्थों का नाश होता है। इसमें एटीपी का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। जैसे श्वसन में एटीपी का निर्माण होता है। पोषण। पोषण जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को पोषण कहते हैं। सभी जीवों को ऊर्जा भोजन के ऑक्सीकरण से मिलता है। पादप स्वयं पोषी एवं जंतु परपोषी होते हैं। दूसरा है वृद्धि एवं विकास। सभी जीव वृद्धि एवं विकास करते हैं। नेक्स्ट है श्वसन। श्वसन के द्वारा ली गई ऑक्सीजन से भोजन का ऑक्सीकरण होता है तथा CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। यह क्रिया सभी सजीवों में जीवन पर्याप्त पाया जाता है, मतलब लाइफ टाइम ऐसा होता है। ये आपको दिया गया है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटता है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। अब है उत्सर्जन के बारे में समझते हैं। उत्सर्जन उपापचयी क्रियाओं में ऊर्जा के साथ कुछ विषैले एवं हानिकारक पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, CO2 इत्यादि। इन पदार्थों के शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। कांटा लगने पर पैर को अचानक हटाना, ठंड से शरीर का कांपना आदि बाह्य उद्दीपनों के उदाहरण है। भूख लगना, प्यास लगना आदि आंतरिक उद्दीपन है। आगे है जनन। प्रत्येक जीव जनन द्वारा अपने जैसे जीवों की उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक जीव जंतु द्वारा अपनी जाति की निरंतरता व अस्तित्व को बनाए रखता है। तो यह था आज के लिए आखिरी पॉइंट। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।